फ्रेडरिक सोरिये का सपना, एक आदर्श दुनिया की कल्पना। साल था 1848। एक फ्रांसीसी कलाकार जिनका नाम था फ्रेडरिक सोरिये, उन्होंने एक ऐसे दुनिया का सपना देखा जो लोकतांत्रिक और सामाजिक गणराज्यों से बनी हो। आपकी किताब में जो पहली तस्वीर है वो इसी सपने का हिस्सा है। चलिए इस तस्वीर को ध्यान से देखते हैं। इस तस्वीर में आप देखेंगे कि अलग अलग देशों के लोग, औरतें और मर्द एक लंबी लाइन में चल रहे हैं और स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी को प्रणाम करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। उस जमाने में स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी को स्वतंत्रता का प्रतीक माना जाता था। उसके एक हाथ में ज्ञान की मशाल है जो अज्ञान के अंधेरे को दूर कर रही है, और दूसरे हाथ में इंसानों के अधिकारों का घोषणा पत्र है। और जमीन पर देखिए, राजाओं के टूटे हुए मुकुट और राजदंड बिखरे पड़े हैं, जो इस बात का प्रतीक है कि अब तानाशाही का अंत हो चुका है। तो फिर ऐसा क्या हुआ? कैसे ये राजा के राज से नागरिकों के देश का सफर तय हुआ? वो कौन सी घटनाएं थीं जिसने लोगों को ये सोचने पर मजबूर कर दिया कि हम सब एक हैं और हमारा अपना एक देश होना चाहिए? यही कहानी है इस चैप्टर की, और ये कहानी शुरू होती है एक सपने से, एक पेंटिंग से। इस लाइन में हर देश के लोग अपने झंडे और अपनी राष्ट्रीय पोशाक से पहचाने जा रहे हैं। सबसे आगे अमेरिका और स्विट्जरलैंड है, जो तब तक एक राष्ट्रीय राज्य बन चुके थे। उनके ठीक पीछे है फ्रांस अपने क्रांतिकारी तिरंगे झंडे के साथ, और उसके पीछे है जर्मनी अपने काले, लाल और सुनहरे झंडे के साथ। और मजे की बात यह है कि जब सोरिये ने ये पेंटिंग बनाई थी तब जर्मनी एक देश था ही नहीं, वो तो छोटे छोटे राज्यों में बंटा हुआ था। ये तो बस कलाकार का एक सपना था, एक यूटोपियन विजन था कि एक दिन जर्मनी भी एक राष्ट्र बनेगा। ये पेंटिंग हमें इस चैप्टर का पूरा सार बता देती है कि कैसे यूरोप के लोग राजशाही को खत्म करके राष्ट्र राज्य, नेशन स्टेट बनाना चाहते थे। एक ऐसा राज्य जहां शासन किसी एक राजा का नहीं बल्कि वहां के नागरिकों का हो, और उन नागरिकों की एक साझा पहचान हो, एक साझा भाषा, संस्कृति और इतिहास हो। नेपोलियन अपनी विशाल सेना लेकर यूरोप के जिन इलाकों में भी गया, जैसे डच गणराज्य, स्विट्जरलैंड, इटली और जर्मनी, उसने वहां भी ये सुधार लागू किए। उसने सामंती व्यवस्था, फ्यूडल सिस्टम को खत्म किया, किसानों को भूदासत्व और जागीरदारी शुल्कों से मुक्ति दिलाई। शहरों में भी कारीगरों के संघों के नियंत्रण को हटा दिया। शुरू में तो लोगों ने नेपोलियन का स्वागत किया। उन्हें लगा कि वो एक मसीहा है जो उनके लिए आजादी लेकर आया है। लेकिन ये खुशी जल्द ही दुश्मनी में बदल गई। क्यों? क्योंकि लोगों को समझ आने लगा कि ये प्रशासनिक सुधार असल में उन पर कब्जा करने का एक तरीका है। नेपोलियन ने टैक्स बहुत बढ़ा दिए, सेंसरशिप लगा दी, यानी कोई उसके खिलाफ कुछ बोल या लिख नहीं सकता था। और सबसे बुरा, वो लोगों को जबरदस्ती अपनी सेना में भर्ती करने लगा ताकि वो बाकी यूरोप को जीत सके। इन सब वजहों से लोग उसके खिलाफ हो गए। 4. यूरोप में राष्ट्रवाद का निर्माण, एक बिखरा हुआ महाद्वीप। 18वीं सदी के मध्य में यूरोप वैसा नहीं था जैसा आज हम नक्शे में देखते हैं। जर्मनी, इटली, स्विट्जरलैंड जैसे देश थे ही नहीं। ये तो बस छोटे छोटे राज्यों, रजवाड़ों में बंटे हुए थे, जिनके शासक अपने अपने अलग नियम चलाते थे। लोगों की कोई साझा पहचान नहीं थी। वे अलग अलग भाषाएं बोलते थे। उनकी संस्कृतियां अलग थीं। उदाहरण के लिए हैब्सबर्ग साम्राज्य को देखिए, जो ऑस्ट्रिया हंगरी पर शासन करता था। इसमें आल्प्स के टिरोल, ऑस्ट्रिया, सुडेटनलैंड, बोहेमिया जैसे कई अलग अलग इलाके शामिल थे। यहाँ के कुलीन वर्ग जर्मन भाषा बोलते थे, तो कुछ प्रांतों में इतालवी या पोलिश बोली जाती थी। लोगों में सिवाय सम्राट के प्रति निष्ठा के कोई और यूनिफाइंग फैक्टर नहीं था। तो फिर इन बिखरे हुए लोगों में राष्ट्रीय एकता और राष्ट्रवाद की भावना पनपी कैसे? इसके पीछे 2 बड़े सामाजिक वर्गों की भूमिका थी। कुलीन वर्ग, अरिस्टोक्रेसी, ये जमींदार लोग थे, बहुत अमीर और शक्तिशाली। ये महाद्वीप का सबसे प्रभुत्वशाली वर्ग था। वे फ्रेंच भाषा बोलते थे और आपस में शादी ब्याह करके जुड़े रहते थे। संख्या में ये कम थे। नया मध्य वर्ग, जब इंग्लैंड में और फिर यूरोप के बाकी हिस्सों में औद्योगिकरण हुआ तो शहरों का विकास हुआ और एक नए वर्ग का उदय हुआ। ये था व्यावसायिक वर्ग, जिसमें उद्योगपति, व्यापारी और डॉक्टर, वकील
शिक्षक जैसे पेशेवर लोग शामिल थे। यही वो पढ़ा लिखा उदारवादी मध्य वर्ग था जिसने राष्ट्रीय एकता के विचार को सबसे पहले और सबसे मजबूती से अपनाया। उनके लिए राष्ट्रीय एकता का मतलब था एक समान कानून, बाजार की आजादी और व्यापार में सहूलियत।